काजी फाइज़ साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने टीवी चैनल्स को जो शो कॉज किया है, उससे इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे कि उनके अफकार इस 2-3 साल पहले क्या हुआ करते थे मीडिया की आज़ादी, सहाफ़त की आज़ादी के हवाले से। बल्कि वो ये भी बताया करते थे कि जो इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें पाकिस्तान का जो नंबर है वो उसमें कितनी तनज़ुली हुई है, कितना वो गिरा है और कितनी शर्मनाक सूरत हाल हो रही है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेस को दबाया जाता है। आरिफ चौधरी साहब, हसनात मलिक साहब का ये कहना है कि अब की बार एक तो उनके ख्यालात तब्दील हो गए हैं मीडिया की, सहाफ़त की आज़ादी को लेके, और हसनात मलिक साहब का ये कहना है कि अब की बार शायद उनको ये फिक्र नहीं होगी कि मीडिया की आज़ादी अब उस इंडेक्स में वो क्यों इतनी नीचे गिरती जा रही है। आपकी राय क्या है इस पर? मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ये जो आप कहते हैं ना सोच की तब्दीली, असल में ये सोच की तब्दीली नहीं होती, ये हिकमत अमली की तब्दीली होती है। बंदा वही होता है जो जज बनने तक बन चुका होता है, वही उसके ख्यालात होते हैं, वही उसकी सोच होती है। अब मामला ये होता है कि इस बदनसीब मुल्क में जब उसके पास वो पोजीशन नहीं होती जिसके लिए वो एस्पायर कर रहा होता है, तो उस वक्त वो मीडिया को और अवामुन्नास को, राय आमा को अपने साथ मिलाने के लिए ज़मीन आसमान को एक कर देता है और यूँ तासुर देता है कि मुझसे ज़्यादा आपका मसीहा, मलजाओ मावा कोई हो नहीं सकता। लेकिन जब उसके पास इक़्तिदार आ जाता है, उस इख्तियार की कुर्सी पर बैठ जाता है, तो बंदा वही होता है, सोच भी वही होती है, लेकिन स्ट्रेटजी बदल जाती है, वेस्टेड इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। उस वक्त उन्होंने किसी और के मफाद की आबयारी करनी होती है। वरना यही लोग हैं, हमने जजेस को भी देखा, उनको चीफ जस्टिस बनते भी देखा। पाकिस्तान में ऐसा क्यों है? दुनिया में तो ऐसे होता है कि जो आपकी हिस्ट्री है केसेस में, आप जो लोग जज बनते हैं उनकी जब उनकी नॉमिनेशन होती है और सिलेक्शन होती है, तो उसमें वो सारा रिकॉर्ड देखा जाता है और फिर उसी बुनियाद पे फैसले होते हैं। हमारे यहाँ वो बात ही नहीं है। हमारे यहाँ अगर उस रिकॉर्ड को देखें, चाहे वो पॉलिटिशियन हो और या फिर वो आपके जजेस हो, यकीन माने बिल्कुल ज़मीन आसमान का फर्क आ जाता है। इस वक्त सिर्फ एक चीफ जस्टिस नहीं, बल्कि आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो क्या कर रहे हैं या उन्होंने क्या किया, और इसी तरह ये चीफ जस्टिस। मामला अब क्या है, मैं आपको एक अर्ज करूँ। मुझे तो ये लगता है, मैंने किसी और जगह भी अर्ज की है बात, कि पाकिस्तान में एक हाकिम आया जिसने कहा कि जनाब अगर आप यकीन रखते हैं पाकिस्तान इस्लाम के ऊपर और आप इस्लाम को मुकम्मल ज़ाब्ता याद समझते हैं, तो उसका नतीजा होगा कि अगले 5 साल के लिए मैं आपका हुक्मरान हूँगा। और इसी तरह अब चीफ जस्टिस साहब जो है वो ये तशरीफ जब से लाए हुए हैं, वो कहते हैं आइन 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 को आप क्या समझते हैं? मैं तो सारा दिन उनकी गुफ्तगू सुनता रहता हूँ। आइन का मतलब उनके जहन में ये है कि वो आइन जिसे आप इस अंदाज में तस्लीम करें कि चूंकि आइन की हुक्मरानी होगी और उसके नतीजे में जब आप उस आइन को तस्लीम करते हैं तो 3 साल में मजीद आपका चीफ जस्टिस रहूँगा। जब आपकी ये सोच हो तो उस वक्त ना आपको फंडामेंटल राइट्स नज़र आते हैं, ना इंसानों की तकलीफ़ें नज़र आती हैं और ना लोगों की इज्जत नफ्स आपको नज़र आती है। आप देखें जिस तरह इन्होंने, मैं बड़ा खुल के कहने के लिए तैयार हूँ, जिस तरह उस खातून का नाम इन्होंने लिया कंवल शौजब का, हद हो गई है। आप चीफ जस्टिस हैं, या आप इतना भी नहीं कर सकते कि भी आप लफ्ज़ पढ़ नहीं सकते? आपको नाम सब वो माइंड से कभी स्लिप भी हो जाता है ना। उनके जहन में तहरीक इंसाफ का भी नाम नहीं आ रहा था। वो 3-4 दफा उन्होंने पूछा है क्या पाकिस्तान तहरीक कौन सी, वो हो जाता है। वो उनके जेहन में नाम तहरीक इंसाफ का नहीं आएगा, उनके जेहन में नाम किसी ऐसे शख्स का नहीं आएगा जो किसी और तरफ से बोलता है। और इस वक्त आपको एक अर्ज करूं, मुझे अक्सर जाना पड़ता है मीडिया के लिए, मैं पेश होता हूं किसी चैनल की नुमाइंदगी के लिए पैमरा के पास भी, उन्हें भी मैंने ये कहा 3-4 केसेस में ओवरऑल, मैंने कहा जी आप पैमरा क्या कर रहा है? आपने सांस ऑलरेडी, इनका दम घुटा हुआ है, आपने इनका सांस रोक रखी है चैनल्स की और लोग देखते नहीं है चैनल्स को। अगर कोई थोड़ी सी बात ये करते और बात भी अपनी तरफ से नहीं करते, कोई खबर सामने एक वाकया हो जाता है, कोई दहशतगर्दी हो गई, कोई गाड़ी जल गई, कुछ और हो गया, तो उसको अगर ये दिखा दे तो उसके बाद इनको आप परेशान करते हैं कि जनाब आपने ऐसा क्यों किया। और एक दफ़ा यही चीफ जस्टिस की बात, ये जो कमिश्नर के बारे में इन्होंने की, उस वक्त भी इन्होंने सबको तलब किया, तो मैंने कहा जनाब बात सुनो, अब कमिश्नर का मामला हो और उसने इल्ज़ाम लगाए हों चीफ जस्टिस पर,
और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब जो है वो खुद भी इस मामले में गुफ्तगू किसी प्राइवेट पर्सन से, चैनल से, नुमाइंदों से कर चुके हों, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब जा रहे हों अपने कमरे में, तो अगर कोई साफी ये कह दे कि अब, और वहां जजेस भी आ रहे हों, तो यकीनन वो ये तसव्वुर कर सकता है कि जनाब वहां चाय नहीं होगी महज, वहां इतना बड़ा अहम इशू है, चीफ जस्टिस से इल्जामात हैं, तो वो वहां बात होगी। और अगर उसने ये कह दिया, और उसे हो सकता है कि मेरे जैसे किसी वकील ने इशारा कर दिया कि जनाब आप इस वक्त गुफ्तगू होने वाली है, तो इस बात पे आपने नोटिस जारी कर दिए हैं लोगों को। और दूसरा ये कि कौन है जो जाके चीफ जस्टिस से पूछेगा कि जनाब आपने मीटिंग की थी या आप सिर्फ चाय पी रहे थे। खुदा के लिए आप मीडिया, वो दूसरी साइड का वर्जन वैसे चला भी ना, जो उनका शिकवा था, वो अभी हसनात भाई यही बता रहे थे। और बात है, अच्छा, मैं जी चौधरी साहब जरा लेकिन बता दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई आप कम से कम लोगों को इतना तो राइट दे दें, वरना आप चैनल पर बंद कर दें अगर चीफ साहब ने इस तरह कर दी। अब आप देखें कि जिन्होंने वो गुफ्तगू की, इंतहाई नापसंदीदा गुफ्तगू थी, और इससे ज्यादा तो इन्हें अदालत हो नहीं सकती, उनको आपने बाइज्जत तौर पर, और आपने यानी जो इस तरह के हाउस के नुमाइंदे हैं, जो हाउस डिस्प्यूटेड है, उसे आप कह रहे हैं कि आप अवामी नुमाइंदे हैं और हमारे दिलों की धड़कन। और खैर वो जिनके खिलाफ की गई, जिनके खिलाफ की गई, वो तो खैर बेंच का हिस्सा भी नहीं थे। मैं आगे सर, असल में टाइम की कमी है, तो मैं थोड़ा सा मैं आगे से बढ़ना चाह रहा हूं। जी सर, एक जुमला, मीडिया इतनी कुर्बानियां देकर आज यहाँ खड़ा है, और इतने ये चीफ जस्टिस साहब का भी आना, और मीडिया अगर आजाद ना हो तो उसका नतीजा जो होता है वो इन्हें भी मालूम है। अच्छा खैर, अब आगे थोड़ा सा, वो इद्दत केस का में जो सजा मुअत्तली थी असरात मलिक साहब, वो नहीं हुई। वो जो फैसला है उसमें कई जगह पे मुझे एटलीस्ट पढ़ के ऐसे लगा जैसे जज साहब की उस अपने फैसले में ऐसे अल्फाज, पूरा पैराग्राफ मौजूद है जिससे नजर आता है कि सजा मुअत्तल हो सकती थी। एक तो उसके उसूल अलग हैं सजा मुअत्तली के हवाले से। अब आपको क्या लगा है उसमें नजर आया? वो नीचे सिर्फ एक लाइन लिख दी गई है कि ये जो अबव मेंशन्ड जो बातें की गई हैं, इनकी बुनियाद पर सजा मुअत्तल नहीं हो सकती। लेकिन अगर वहां पे ये भी लिख दिया जाता कि इनकी बुनियाद पर सजा मुअत्तल हो सकती है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट फैसला है। देखिए, जब हाई कोर्ट की तरफ से आर्डर था कि 12 जुलाई से पहले आपने मेन अपील डिसाइड करनी है, बेहतर होता कि मेन अपील के साथ ही मामला, ये पहले सस्पेंशन का केस सुनने की जरूरत नहीं थी। अब इतना माइंड डिस्क्लोज कर दिया गया है, और उसके बाद अब मेन अपील में क्या फैसला आना है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो है वो जो जिस तरह की सस्पेंशन नहीं हुई, मेन अपील में भी चांसेस कम है कि उनको रिलीफ मिले। रिलीफ अगर मिलेगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से ही मिलेगा, नीचे के चांसेस कम है। और बताया भी जा रहा है कि पीटीआई की जो लीगल टीम है उन्होंने यही फैसला किया है कि मेन अपील ही कंटेस्ट की जाए, न कि हाई कोर्ट से रजू किया जाए, क्योंकि ये 10 जुलाई तक फैसला हो जाएगा जो भी है, फिर उसको सारे केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके जाएं, तो चांसेस यही हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा लीगल स्ट्रेटजीज में बड़े फ्लाज हैं पीटीआई के वहाँ, चाहे वो उनकी रिजर्व सीट का मामला हो, चाहे इमरान खान के केसेस का मामला हो, तो इसको देखना चाहिए कि क्या उनको ये जो पहले थी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस वाली मामला, ये जब इतनी जल्दी मेन अपील डिसाइड होनी है, तो क्या ये कंटेस्ट करना भी चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ठीक आरिफ चौधरी साहब, आपकी इस पे राय क्विकली, फिर मेरे पास आखिरी सवाल है, वो ये कि यू एग्री विद हसनात मलिक साहब कि ये आगे अब अपील के अंदर भी ये रिजेक्ट होगा? नहीं, हसनात साहब से मैं एग्री पार्शली कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक उन्होंने ये कहा है कि जनाब सजा की सस्पेंशन को नहीं आर्ग्यू करना चाहिए या जोर नहीं देना चाहिए था, इससे बिल्कुल एग्री इसलिए नहीं करता क्योंकि बुनियादी हक है किसी भी शख्स का जिसके खिलाफ केस झूठा दर्ज किया गया हो और प्राइमा फेसाई वो साबित कर सके कि वो केस जो है वो बनता ही नहीं है, तो उसको, और सजा नहीं बन सकती, तो उसको जेल में क्यों रखा जाए। तो इसलिए वो उस बुनियादी हक के लिए अगर उन्होंने आर्ग्यू किया है और कोशिश की है तो ये बुरा नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक जज साहब का ताल्लुक है, जज साहब ने ना किसी कानूनी नज़ीर का प्रॉपरली हवाला दिया है। एक पप्पू केस, पता नहीं वो कौन सा पप्पू केस है और उसकी क्या बैकग्राउंड है और उससे क्या हकायक है, उसकी बुनियाद पर एक प्रेशर के तहत उन्होंने इस तरह का फैसला किया है जिससे यकीनन मैं ये इत्तेफाक करता हूँ साहब से कि उन्होंने अपना माइंड भी डिस्क्लोज कर दिया और उन्होंने बता दिया है कि वो क्या करने वाले हैं। अब इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान के अंदर अदालतों का ये हाल हो जाए
कि उनकी नजर आना शुरू हो जाए कि ये क्या करने वाले हैं, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि उस निजाम को निजाम अदल आप कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला जो केस फुल कोर्ट जो इस वक्त सुन रही है, उसमें आपको क्या मालूम हो रहा है कि मतलब लग क्या रहा है उसके अंदर कि ज्यादातर जजेस का झुकाव इन द बेंच वो किस साइड पर है, कि ये अब माल गनीमत के तौर पर ये सीटें यूं महसूस हो रहा है कि ज्यादातर जज कहेंगे ये नहीं मिल सकती पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को? देखिए, दो बातें बिल्कुल क्लियर आई। असराज साहब से पूछ रहे हैं या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर असराज साहब से पूछता हूँ। अच्छा, दो बातें बड़ी क्लियर आई है। सबसे पहली बात ये आई है कि ये जो उन्होंने कहा है कि आप छोड़ दें, जो आयशा मलिक साहबा ने कहा कि आप इनको छोड़े कि इन्हें सीटें मिलती या नहीं मिलती, आप अपना बताएं कि आपको अब किस तरह ये सीटें दे सकते हैं। एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि काजी साहब का उस मामले पे माजरत खाना रवैया और ये कहना कि जी उसके असरात ये नहीं हो सकते थे इलेक्शन चार्ज सिंबल लेने के, कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है बतौर पार्टी के इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके और उसको पार्टी ना समझा जा सके। ये दोनों बातों को अगर आप देखें तो इससे आपको बिल्कुल ये मुतरस्से नजर आना चाहिए कि ये केस जो है इसकी एक ही समझ है, और वो किसी सूरत में मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा ब्लंडर जो है वो कोई भी नहीं कर सकता कि आप पे प्रोपोर्शनल सिस्टम जो है उसको ही बर्बाद कर दिया कि जिस शख्स के पास जो इलेक्शन में है नहीं, यानी जिसके पास वो सीटें जो रिजर्व नहीं करता, किसी और की सीटें आप किसी और को, ये तो माले गनीमत तो नहीं है। पहले दिन से लोग कह रहे हैं। तो वही मैं कह रहा था ना, वो महसूस यूं होता है रिमार्क से कि मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो शायद ये फैसला नहीं देंगे हसनात मलिक साहब के माले गनीमत के तौर पे ये पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को, जेयूआई को मिल जाए ये सीट। जी बिल्कुल, पोजीशन तो यही थी। बज़ाहिर ये जब पहले ये डिसाइड हुआ था कि 2 दिन जो है वो ये केस सुना जाएगा और फैसला हो जाएगा। अब ये केस को डिले क्यों की जा रहा है, ये नहीं समझ आ रही। क्या वजह है कि क्यों ये केस कंक्लूड क्यों नहीं हुआ इस हफ्ते, और ये अब मंडे तक चला गया। और कल के जो जजेस के रिमार्क थे उससे तो बड़ा वाज़ेह था कि एक तो 2-3 सवाल उनके बहुत इंपॉर्टेंट थे कि जी इलेक्शन कमीशन ने किस बेस पे जो पीटीआई के कैंडिडेट थे इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की इंटरप्रिटेशन गलत हुई है। और ये मामला भी था कि क्या जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो इस मामले पे जो है वो इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना चाहिए था। तो ये एक ऐसा मामला है जिस पे बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन पे सारी जिम्मेदारी डाली जाएगी और ये कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की। और जस्टिस काजी फैसल खुद भी कहते हैं कि मेरे फैसले का मकसद ये नहीं था, लेकिन बसात इतराम उनका जो रिव्यू उस वक्त फाइल हो चुका था। अगर इतनी बड़ी एक लार्जेस्ट पार्टी वाइप आउट हो रही थी, उनको नोटिस ले लेना चाहिए था और खुद आखिर में आर्डर में पैराग्राफ लिख देते, इलेक्शन कमीशन के पैराग्राफ लिख देते कि जी उस पे काजी साहब ने कहा कि बस हो गया, जवाब हो गया, आगे चलें। हाँ ठीक जी, वो कहते कि जी ये आपने ये जो है ये चीजें हैं, इसका असर उस पर नहीं होगा, तो ये मसला ना आता। सारा मसला जो भी बना है वो जनवरी 13 के फैसले की वजह से बना है। अब जो मर्जी आप जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे डालें, लेकिन जो है ये बड़ी एक इस वक्त 3 किस्म की आ रहा है। एक तो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती, कुछ जजेस कहा कि नहीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं। अब कुछ जजेस कहा कि पीटीआई को मिलनी चाहिए थी क्योंकि ये पीटीआई का मैंडेट है, पीटीआई के जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हुई है वो गलत हुई है। और कुछ जजेस का है कि जी जो है ये जो 78 सीटें हैं ये दूसरों को कैसे मिल गई हैं।